हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। हम अपनी 12th क्लास की चैप्टर बुक का सेकंड लेसन जिसका नाम है द लास्ट स्प्रिंग उसे पढ़ रहे थे। आइए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके थे कि जो साहेब थे और उनके साथी लोग थे वे नंगे पैर ही घूमा करते थे। और जब राइटर ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों घूमते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे बहाने बताए और वे अपनी पॉवर्टी की दशा को, अपनी गरीबी को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे की स्टोरी क्या कहती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। मुझे याद आती है ए स्टोरी, कहानी ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, फ्रॉम उडीपी मतलब उडीपी के। मुझे एक उडीपी की व्यक्ति की कहानी याद आती है। वंस टोल्ड मी, जो उसने मुझे एक बार सुनाई थी। मुझे उडीपी के एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जो उसने मुझे एक बार सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, एक छोटे बालक के रूप में, जब हुआ था, जब छोटा बालक था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था। जब एक छोटा बालक था तो वह स्कूल जाने के लिए एक छोटे से मंदिर के पास से गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। उसे मतलब मुझे एक उडीपी के व्यक्ति की कहानी याद आती है जो उसने मुझे सुनाई थी। एक छोटे बालक के रूप में वह एक छोटे से एक मंदिर के पास से स्कूल जाने के लिए गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे, पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़ी समय के लिए उस मंदिर पर रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था और जूतों की जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, लगभग 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके नगर में पुनः गई। एंड द टेम्पल, उस मंदिर के पास भी, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अभी भी डिसोलेशन में ही था। वहाँ भी बिल्कुल अभी पूरी व्यवस्था नहीं थी, डिसोलेशन ही था। पूरी तरह से जैसा होना चाहिए शहरों की तरह, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। इन द बैक यार्ड, पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहा करता था। पीछे की तरफ, मंदिर के पीछे की तरफ जहाँ नया पुजारी रहा करता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। इन द बैक यार्ड मतलब पिछली तरफ, मंदिर के पीछे की तरफ एक नया पुजारी रहा करता था। एंड देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और वाइट रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी थी। ए यंग बॉय, एक छोटा बालक, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने एक ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। एक छोटा सा बालक जिसने एक ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने जूते और साथ साथ उसने मोजे भी पहने थे। अराइव्ड पेंटिंग, वह पेंटिंग करता हुआ आया, हाँफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, उसने फोल्डिंग बेड पर, एक खाट पर अपने जो बैग था उसे फेंक दिया। एक छोटा सा बालक जिसने ग्रे रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसने जूते और मोजे भी पहने हुए थे, वह हाँफता हुआ आया और उसने अपने स्कूल बैग को उस फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया, थ्रू कर दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बालक को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर मतलब प्रार्थना, मुझे उस बालक की प्रार्थना याद आई। एंडर बॉय, दूसरे बालक की। बॉय हैड मेड इन द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़। लुकिंग एट द बॉय, उस बालक को देखकर मुझे वह बालक याद आया जो देवी से प्रार्थना करता था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, उसे अब वास्तव में एक जूती जोड़ी मिल गए होंगे। एक मतलब जो जूते हैं वो एक जोड़ी मिल गए होंगे। लेट मी नेवर लूज़ देम, मैं इसे कभी न खाऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने, वहाँ की जो उस मंदिर की देवी थी, उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़, जो छोटे बच्चे थे, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जो पुजारियों के पुत्र भी थे, वो शूज़, वो अब जूते पहनने लगे थे। ऐसे लोग जो पुजारियों के पुत्र थे वह भी अब जूते पहनने लगे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि रैग पिकिंग करते थे, जो कूड़ा बीनने का कार्य करते थे। इन माई नेबरहुड, मेरे आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरे आस पड़ोस में कूड़ा बीनने का कार्य करते थे, रैग पिकिंग करते थे। रिमेन सूलेस, अभी भी उनके पास जूते नहीं थे, वो अभी भी सूलेस थे। आगे बढ़ते हैं।
माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, मेरा जो परिचय था बेयर फुट रैग पिकर्स से, नंगे पैरों वाले कूड़ा बीनने वाले लोगों से, जो मेरा परिचय था नंगे पैरों वाले जो कूड़ा बीनने वाले लोग थे, लीड्स मी टू सीमापुरी, वह मुझे सीमापुरी के करीब ले जाता है। जो मेरा परिचय था नंगे पैरों वाले कूड़े बीनने वाले लोगों से, वह मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाता है। ए प्लेस, एक स्थान, ऑन द फेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बिल्कुल करीब है। इट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन फिर भी लाक्षणिक रूप से, वास्तविक रूप से, या कह सकते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, वहाँ का जो माहौल देखकर ऐसा लगता था कि वह दिल्ली से बहुत ही दूर है। दिल्ली उस समय भारत की राजधानी थी और ऐसा क्षेत्र था जो सीमापुरी था, वह दिल्ली से बिल्कुल करीब था, लेकिन लाक्षणिक रूप से या कह दें कि वहाँ की संभावनाओं को देखते ऐसा लगता था कि वह उससे बहुत ही दूर है। आगे समझते हैं। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, मतलब जो यहाँ लोग रहते थे वे बासिंदे थे। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, मतलब जो भी लोग यहाँ रहते थे वे बासिंदे थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे। जो लोग वहाँ रहते थे वे गैर बासिंदे थे और वे 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से था। जो बांग्लादेशी लोग आए थे उन्हीं में से साहेब का परिवार भी था। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, जो सीमापुरी उस समय क्षेत्र था वह बिल्कुल बीहड़ या पिछड़ा इलाका था। सीमापुरी उस समय बिल्कुल पिछड़ा इलाका था। इट स्टिल इज़, वह अभी भी है, बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वह खाली नहीं है, वह पूरी तरह से वह लोगों से भीड़ से भरा है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन, जो वहाँ की बनावट है, जो वहाँ के घर बने हुए हैं वो मिट्टी के बने हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, जिसका छत टिन से बना हुआ है, तथा तारपुलिन से, तिरपाल से बना हुआ है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो वहाँ की बनावट है वह मिट्टी से, वहाँ की जो छत है वह टिन तथा तिरपाल से बने हुए हैं। डिवाइड ऑफ सेवेज, जो भुखमरी के कगार पर है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ या तो हमेशा पानी बहता रहता है, हमेशा बाढ़ जैसी समस्या बनी रहती है। लिव 10,000 रेग पिकर्स, ऐसे स्थान पर, ऐसे सीमापुरी में लगभग 10,000 रेग पिकर्स रहते हैं, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ लगभग 30 वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, वे लगभग यहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी आदेश के। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स और वोटर लिस्ट, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट है जिनमें एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इसी की वजह से वे अनाज को खरीद पाते हैं। वे इसी की वजह से अनाज खरीद पाते हैं। वे 30 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं पर उनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना ही कोई रहने का आदेश है, फिर भी उनके पास राशन कार्ड है तथा वोटर लिस्ट में उनका नाम है, इसलिए वे अनाज इसी वजह से वे खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, ये लाइन है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो भोजन है वह ज़्यादा जीवित रहने के लिए आवश्यक है, दैन आइडेंटिटी, किसी पहचान के। यदि हमारे पास भोजन होगा तभी हमारी पहचान भी होगी। इसलिए उन्हें लगता था कि यदि हमें यहाँ जीवित रहना है तो सबसे पहले हमें भोजन प्राप्त करना होगा, और जब हम भोजन प्राप्त कर पाएंगे तो हमारी पहचान भी बन जाएगी। तो फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, पहचान से अधिक जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, ये दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने परिवार को खिला सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट दर्द के, बिना भूखे पेट हम बिस्तर पर जा सकें। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तब हम यहीं रहना पसंद करेंगे, हम ऐसे फील्ड्स की तरफ जाना नहीं पसंद करेंगे जहाँ से हमें कोई भी ग्रेन नहीं मिला, जहाँ से हमें थोड़ा भी अनाज नहीं मिलता था। तो ये बात किस चीज़ की कर रहे हैं? वे कर रहे हैं बांग्लादेश के उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर अधिक तूफान आते थे। आगे, से अ ग्रुप ऑफ वमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, यह जो बातें हैं वह महिलाओं का एक ग्रुप कह रहा है, एक महिलाओं का एक समूह कह रहा है। इन टैटर्ड साड़ीज़, जिनकी जो साड़ियाँ हैं वह फटी हुई हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछता हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने अपनी सुंदर ज़मीन, अपनी सुंदर नदियों को क्यों छोड़ा। वेन एवर दे फाइंड फूड,
जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता था, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता था, दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंट को वहीं गाड़ लेते थे, वे अपने टेंट को वहीं लगा देते थे। दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, वही उनके लिए अस्थायी घर बन जाता था, वही उनके लिए अस्थायी घर बन जाता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहीं बड़े हो जाते थे। बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वे जीविका चलाने में उनके साथी बन जाते थे। बच्चे वहीं बड़े होते थे और जीविका चलाने में उनके साथी बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवित रहने का, अपना जीवन प्रक्रिया चलाने का सिर्फ एक ही साधन था, एक ही मीन्स था। वो क्या था? रैग पिकिंग करना, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, पिछले वर्षों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, यहाँ कुछ लोगों ने ललित कलाओं को सीखने का भी गुण प्राप्त कर लिया था। थ्रू द ईयर्स, कुछ वर्षों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, यहाँ कुछ ललित कला भी आ चुकी थी। गार्बेज देम इज़ सोल्ड, गार्बेज इज़ देम इज़ गोल्ड, मतलब जो उनके लिए कूड़ा करकट था वह किसी सोने के समान था, किसी रुपए के समान था। कूड़ा करकट उनके लिए रुपए के समान था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनके दिन भर की रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर छत था। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही क्यों वह छत चूने वाला क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए वह जो गार्बेज था वह कुछ और था। बच्चे उसमें सिक्के तलाशते रहते थे और जो माता पिता थे उन्हें बेचकर अपना परिवार चलाते थे। आगे बढ़ते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाते हैं। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब कहता है, हिज आइज़ लाइटनिंग अप, उसकी जो आंखें हैं वह चमक उठती हैं। वो कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये या कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहब कहता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन अ हीप ऑफ गार्बेज, यदि आपको किसी कूड़े करकट के ढेर में कोई सिक्का मिल जाए, कुछ रुपए मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तब आप उसे ढूंढना बंद नहीं करते, आप उसमें बार बार खोजते रहते हैं। कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति हो और उसके सामने किसी कूड़े में 2 या 3 सिक्के मिल जाएं तो वो बार बार ढूंढने लगता है कि इसमें और भी हो सकते हैं। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उसके अंदर एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि उसे और भी सिक्के मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, जो कूड़े का अर्थ कुछ अलग ही था। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के अर्थ से अलावा, उनके माता पिता के अर्थ के बदले जो बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ था वह बिल्कुल अलग था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ वैराप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये एक प्रकार की आश्चर्य की पुड़िया थी। बच्चों के लिए एक प्रकार की आश्चर्य की पुड़िया थी, जो कूड़ा था बच्चों के लिए आश्चर्य की पुड़िया थी, जिनमें उन्हें सिक्के मिल जाते थे, कभी 1 रुपये, कभी 10 रुपये। और फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़े लोगों के लिए यह जीवन जीने का एक जरिया था, अपनी जीविका चलाने का एक जरिया था। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और आगे कैरी ऑन करेंगे।